हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। फटाफट जॉइन कर लीजिए सेशन को। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं मई 2023 की नेशनल न्यूज़ के बारे में। तो जो कुछ नेशनल न्यूज़ है मई 2023 की, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, इन्होंने जॉइंटली उद्घाटन किया है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का। तो हम लोग इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो साइन किया है एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक के साथ। किस पर्पस के लिए? ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर 8वां एडिशन हम लोग को रायसीना डायलॉग 2023 का देखने को मिला। शलीजा धामी का मतलब पहली वुमेन हम लोग को देखने को मिल रही है कमांड फ्रंटलाइन इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट यूनिट की, शलीजा धामी। दुनिया की पहली 200 मीटर लंबी बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली, इसको इंस्टॉल किया गया है नागपुर में, महाराष्ट्र के अंदर। तो ये बैम्बू क्रैश बैरियर क्या है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रोड के साइड में इसको लगाया गया है। सुरेखा यादव जो है वो ये पहली लोको पायलट एशिया के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। राइट। इंडिया की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक स्टैंडर्ड, ये हम लोग को जो है वो दिल्ली के अंदर देखने को मिली, यानी कि दिल्ली के अंदर शुरू हुई। इंडिया अफ्रीका मिलिट्री ड्रिल एफ इंडेक्स 2023 पुणे में शुरू हुई। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। राइट, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। राजस्थान जो है वो पहली स्टेट बन गई है जिसने राइट टू हेल्थ बिल जो है वो पास किया है असेंबली के अंदर। अंद्रोथ दूसरी शिप हम लोग को देखने को मिल रही है ASWSWC प्रोजेक्ट की, जिसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो ये सब टॉपिक्स है, नेशनल टॉपिक्स, जिनको एक एक करके हम लोग जो है वो डिटेल में कवर करने वाले हैं। एंड इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, प्लस हमारी एप्लीकेशन पर। राइट, और लाइव सेशंस के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सर, डेली क्लासेस होती है। मैसेज नहीं है, एक बार आप मैंने टेलीग्राम ग्रुप आप चेक कर लिया करें। टेलीग्राम पर पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है रिगार्डिंग द क्लासेस। राइट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले टॉपिक से कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, इन्होंने जॉइंटली उद्घाटन किया है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का। राइट, तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। और जो ये फाउंडेशन स्टोन जो है, यानी कि आधारशिला जो है इस पाइपलाइन के कंस्ट्रक्शन की, ये 2018 में रखी गई थी। राइट, और नुमालीगढ़ आसाम रिफाइनरी लिमिटेड ये सप्लाई कर रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बांग्लादेश को 2015 से। यानी कि आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आसाम के अंदर हम लोग को एक रिफाइनरी देखने को मिलती है जो कि आसाम से पेट्रोलियम प्रोडक्ट बांग्लादेश जो है वो सप्लाई करती है। तो 2015 से आसाम टू बांग्लादेश जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है पेट्रोलियम जो है वो सप्लाई हो रहा है। ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। ये सेकंड क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन हम लोग को इंडिया और बांग्लादेश के बीच में देखने को मिल रही है। 131.57 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन जो है, ये बेसिकली डीजल जो है बताया जा रहा है विल ब्रिंग डीजल फ्रॉम अ मार्केटिंग डेपो इन सिलीगुड़ी टू दीनजपुर ऑफ बांग्लादेश। तो ये बेसिकली सिलीगुड़ी से दीनजपुर हम लोग को देखने को मिल रहा है बांग्लादेश। सिलीगुड़ी आपको पता होगा, एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम लोग को देखने को मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है ये जैसे कि अगर आप इंडिया के मैप में जो है वो देखेंगे बहुत ध्यान से, तो आपको नेपाल जो है वो दिखाई देगी। राइट, फिर आपको जो है भूटान जो है वो दिखाई देगी, और नीचे आपको बांग्लादेश जो है वो दिखाई देगी, ऊपर साइड चाइना भी है। तो यहाँ पर बीच में हम लोग को एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो देखने को मिलता है। राइट, और टोटल कॉस्ट 377 करोड़ में से प्रोजेक्ट की 285 करोड़ की कॉस्ट जो है वो बांग्लादेश सेक्शन में लगाई जाएगी, यानी कि इस पाइपलाइन में। तो बस ये चीज आप थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा, एनर्जी पाइपलाइन है ये। राइट, तो ये चीज हमें क्लियर हो गई कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एनर्जी पाइपलाइन है, और 2015 से ही आसाम से बांग्लादेश जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट भेजे जा रहे हैं। क्लियर, ये वाला फैक्ट। अब पावर और एनर्जी सेक्टर में कॉपरेशन जो है, ये वन ऑफ द आप कह सकते हैं कि हॉलमार्क्स है इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप का। तो अगर क्वेश्चन अगर आ जाए या मीन्स में अगर आपको इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में लिखना है, तो आप ये ध्यान में रखना है पावर और एनर्जी सेक्टर में इंडिया और बांग्लादेश के अच्छे रिलेशन है। इंडिया बांग्लादेश
जो ये फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो हम लोग को देखने को मिल रही है, पहली क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, जो कि ट्रांसपोर्ट करेगी 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम हाई स्पीड डीजल को बांग्लादेश में। तो ये डीजल को ट्रांसपोर्ट करने की पाइपलाइन है। ये डीजल आप जो है वो ध्यान में रखिएगा। बांग्लादेश जो है वो इंडिया की टॉप मोस्ट डेवलपमेंट पार्टनर है और लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी इस क्षेत्र में बांग्लादेश हमें देखने को मिल रही है। और ये फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो है वो एनहेंस करेगी एनर्जी कॉपरेशन दोनों कंट्रीज के बीच में, और बांग्लादेश और इंडिया के फर्दर रिलेशनशिप जो है वो ग्रो करेंगे, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। इसमें बस दो तीन चीजें ध्यान में रखना, आसाम और बांग्लादेश के बीच, सॉरी, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डीजल सप्लाई करने की ये पाइपलाइन हम लोग को देखने को मिल रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 2015 से पेट्रोलियम प्रोडक्ट आसाम से बांग्लादेश जो है वो जा रहे हैं, राइट। तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और ये पाइपलाइन जो अभी जिसका उद्घाटन हुआ है 2018 में, इसकी बातचीत जो है वो शुरू हो गई थी। दैट्स इट, ठीक है। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने साइन किया है एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक के साथ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए। किसके लिए? ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए जो है वो किसके बीच में एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिला है? तो इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने साइन किया एक एग्रीमेंट ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट का, जिसमें लोन असिस्टेंस 500 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो दिया जा रहा है। और टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो है 1288.24 मिलियन यूएस डॉलर, यानी कि 7662.47 करोड़ रुपीस। तो वैसे 500 मिलियन यूएस डॉलर वर्ल्ड बैंक हमें लोन के तौर पर जो है वो देगा इस प्रोजेक्ट के लिए, राइट। और 781 किलोमीटर की अभी लेंथ जो है वो बताई जा रही है, जिसमें ये कॉरिडोर होगा। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये स्टेट जो है वो कवर्ड होंगी। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रीन हाईवे कॉरिडोर का? तो ऑब्जेक्टिव जो है ये ग्रीन हाईवे कॉरिडोर का वो ये है कि सेफ और ग्रीन हाईवे जो है वो तैयार करना, क्लाइमेट रेजिलियंस को ध्यान में रखते हुए ग्रीन टेक्नोलॉजीज का उपयोग करना, राइट। और नेचुरल रिसोर्सेज को जितना हो सके उतना प्रिजर्व करना। इसमें ऐसे मटेरियल का उपयोग करना जैसे कि लाइम, फ्लाई ऐश, वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्ट प्लास्टिक, बायो इंजीनियरिंग, कुछ उपाय जो है वो लेकर आना, राइट। और इसके अलावा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हाइड्रो सीडिंग पर काम करना, कोको या जूट फाइबर जो है वो लगवाना, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है ये ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है वो मेन स्ट्रीम पर ला रही है। यानी कि सिंपल शब्दों में अब जितने भी रोड्स का कंस्ट्रक्शन होगा, हाईवेज का, तो वो ग्रीन टेक्नोलॉजी के आधार पर होगा कि हम एनवायरमेंट को कम से कम जो है वो नुकसान पहुंचाकर एफिशिएंटली जो है वो रोड तैयार करेंगे। ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और पहला सेशन इसका जो है वो हुआ था 2016 में। नहीं नहीं, एक मिनट रुकना, इसके बाद वाला पेज, नहीं पेज तो सही है। अच्छा ओके, तो यहाँ पर ये फैक्ट आ गया। अच्छा ये दूसरा है, ये नीचे से न्यूज आई, ये वाला फैक्ट अलग है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि वर्ल्ड बैंक और इंडिया के बीच में जो है वो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स बन रहा है। अब इन स्टेट्स के नाम थोड़े से ध्यान में रखना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राइट। तो क्योंकि ये स्टेट से रिलेटेड चीजें आपसे जो है वो पूछी जा सकती हैं कि किन स्टेट्स में ये प्रोजेक्ट बन रहा है। इसमें वर्ल्ड बैंक 500 मिलियन यूएस डॉलर एज अ लोन के तौर पर हमें देगी और हाईवे को ऐसा बनाना है एनवायरमेंट फ्रेंडली। दैट्स इट। अब फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो साइन कर रही है लोन एग्रीमेंट, जो हमने जो है वो देख लिया। प्रोजेक्ट के अंदर 781 किलोमीटर का हाईवे हम लोग को देखने को मिलेगा। स्टेट्स के बारे में आपको बता दिया। अब ये चीज जो है वो याद नहीं रखनी है आप लोगों को, 500 मिलियन का लोन हम लोग ले रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखना है, जिसकी मैच्योरिटी जो है वो 18.5 ईयर्स की होने वाली है और 5 साल का ग्रेस पीरियड जो है वो दिया जाएगा, राइट। और आईबीआरडी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब मेरा एक टास्क है आप लोगों के लिए, वर्ल्ड बैंक के बारे में आप लोग को जो है वो पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं और उसको हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में जो है वो शेयर करना है। उषा, आपके पास नोटिफिकेशन आया था? क्योंकि उषा, रविंद्र पहले ही ज्वाइन कर चुके थे, गीता भी पहले ज्वाइन कर चुकी थी। चलिए, 8वां एडिशन हम लोग को रायसीना डायलॉग 2023 का जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ये 8वां एडिशन ध्यान में रखना, ये चीज जो है वो पूछ ली जाती है। तो रायसीना डायलॉग का न्यू दिल्ली के अंदर 8वां एडिशन हुआ है।
और इस समय इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चीफ हम लोग को ओवर 26 कंट्री, 26 कंट्री से भी ज्यादा कंट्रीज के इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चीफ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिले रायसीना डायलॉग के दौरान। इंडिया के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने बेसिकली मल्टीलैटरलिज्म को जो है वो हाईलाइट किया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स, राइट। तो देखो आज की डेट में जैसे कि हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है कि बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड जो है वो चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कि जैसे आप देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन का इशू हो रहा है, चाइना यूएसए का इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। रशिया यूक्रेन के इशू में रशिया और यूएसए का भी इशू हम लोग को बैकग्राउंड में जो है वो देखने को मिलता है। तो ये पूरा जो सिनेरियो है इंटरनेशनल लेवल पर, पॉलिटिकल सिनेरियो, ये चेंज होता हुआ जो है वो हम लोग को नजर आ रहा है, राइट। तो उसी चीज के बारे में जो है वो कंसर्न, चिंता जो है वो व्यक्त करी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, राइट। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा कि 8वां एडिशन न्यू दिल्ली में हुआ है रायसीना डायलॉग का। 26 कंट्री के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, सिक्योरिटी चीफ्स ने ज्वाइन किया। इंटेलिजेंस ऑफिसर समझते ही होंगे कि हमारी मतलब कंट्री को प्रोटेक्ट करने वाले ऑफिसर्स, राइट। फिर रायसीना डायलॉग पर बात करते समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जो है वो कहा है कि कंट्री विल हैव गवर्नमेंट ओन्ड प्रोफेशनली रन कंपनीज इन 4 ब्रॉड स्ट्रेटेजिक सेक्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने 4 ब्रॉड स्ट्रेटेजिक सेक्टर की बात करी है, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, स्पेस डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये बेसिकली 4 ब्रॉड स्ट्रेटेजिक सेक्टर है जिस पर जो है वो इंडिया काम करेगी, और इंडिया चाह रही है कि ग्लोबली सभी कंट्रीज मिलकर जो है वो काम करें। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थीम जो रायसीना डायलॉग की है वो है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी एंड टर्बुलेंस which is indicative of increasing faultiness and fragilities in the global ecosystem। तो इकोसिस्टम, पहली चीज तो आप ये ध्यान रखो, ग्लोबल इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम हम उस चीज को कहते हैं जो चीज आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो क्या बताया जा रहा है कि प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, यानी कि किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस, कहां पर? ग्लोबल लेवल पर। ये ग्लोबल इकोसिस्टम को जो है वो गड़बड़ कर सकता है, ग्लोबल इकोसिस्टम को जो है वो तोड़ सकता है, कमजोर कर सकता है। तो हमें मजबूत बनाना है इंटरनेशनल लेवल पर सभी कंट्रीज के कॉपरेशन के साथ, एक अच्छी, मतलब आप कह सकते हैं कि एक अच्छा कॉपरेशन जो है वो करते हुए चलना है सभी कंट्रीज के साथ। तभी जो है ये हमें अनसर्टेनिटीज जो है वो नहीं देखने को मिली, क्योंकि किसी भी प्रकार की अनसर्टेनिटीज नुकसान पहुंचाती हैं इकोनॉमिक, ट्रेड वाइज, क्योंकि ट्रेड वगैरह जो है वो रुक जाता है, राइट। तो ऐसी काफी सारी चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही हैं। एक मिनट रुकना। हाँ, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई थीम, बस इसमें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। पहला पॉइंट थीम जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, और दूसरा रायसीना डायलॉग का 8वां एडिशन था, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब रायसीना डायलॉग से रिलेटेड फैक्ट जो है वो जान लेते हैं कि रायसीना डायलॉग इंडिया का प्रीमियर फॉरेन पॉलिसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, राइट। और ये जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स पर काम करती है। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि दुनिया भर के जितने भी मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज है उसको जो है वो एड्रेस करना, राइट, मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज को। एंड पहला सेशन इसका 2016 में जो है वो हुआ था, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, राइट। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था शंग्री ला डायलॉग की साइड लाइन्स पे, राइट, जो कि हर साल जो है वो सिंगापुर में होती थी। जैसे कि सिंगापुर जो शंग्री ला डायलॉग जो है वो कंडक्ट करता था, सिंगापुर को ग्लोबल लेवल से कनेक्ट करने से रिलेटेड था। तो वैसी उसी लाइन्स पर हम लोग ने जो है वो ये रायसीना डायलॉग जो है वो शुरू किया। और म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 59th एडिशन इसका हम लोग को फरवरी 2023 में देखने को मिला था। तो इन चीजों के लाइंस पर हम लोगों ने जो है वो अपना रायसीना डायलॉग जो है वो शुरू किया। इसे को-होस्ट किया जाता है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। नेम जो है उस डायलॉग का कहां से आया? ये रायसीना हिल्स से आया। और आपको पता है कि रायसीना हिल्स क्या है? इंडिया की सीट ऑफ पावर, जहां पर हमें देखने को मिलती है, जहां पर राष्ट्रपति भवन है, पीएमओ हम लोग को देखने को मिलता है, और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिस है। जब आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो आपकी रेगुलर विजिट जो है वो इस क्षेत्र में होने वाली है, राइट। रायसीना डायलॉग 2023 के गेस्ट कौन है? तो इटालियन, अब ये चीज जो है एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती है, इटालियन प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी, इन्होंने इंडिया विजिट किया था 2 और 3 मार्च को, एंड शी वाज द चीफ गेस्ट एंड की नोट स्पीकर ऑफ 8th रायसीना डायलॉग। एंड इंडिया और इटली जो है वो 75th ईयर
ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो 75 साल हमारे और इटली के रिलेशनशिप को हो चुके हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। और इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं गेस्ट रायसीना डायलॉग की। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि रायसीना डायलॉग के 8वें एडिशन की गेस्ट कौन है, तो इटालियन प्राइम मिनिस्टर, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? रायसीना डायलॉग 2023 के पिलर्स कौन से, क्योंकि रायसीना डायलॉग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए रायसीना डायलॉग से रिलेटेड इतने सारी चीजें इन्होंने दे रखी है, जैसे कि नियो इंसर्जेंसी। तो इंसर्जेंसी का इशू आपको ऑलरेडी पता है कि काफी ज्यादा है। तो ज्योग्राफीज, डोमेन्स, एम्बिशन, आज की डेट की जियोपॉलिटिकल रियलिटी की जो है, इज द रिसरेक्शन ऑफ द ओल्ड राइवलरीज विद द न्यू कास्ट ऑफ एक्टर्स। तो मतलब कि आज की डेट में इंसर्जेंसी जो है वो एक, उसने एक नया शेप जो है वो ले लिया, इसलिए कहा जाए न्यू इंसर्जेंसी। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि जो पुराने पास्ट की जो दुश्मनी थी, वो एक नए तौर से जो है वो उभरती हुई नजर आ रही है। और आपको ऑलरेडी पता भी, नक्सलाइट अटैक हम लोग को रिसेंटली छत्तीसगढ़ के अंदर दांतेवाड़ा में जो है वो देखने को मिला था, जिसमें उन्होंने इसका उपयोग किया था, आईईडीज का उपयोग जो है वो किया था, राइट। तो एक ये वाली चीज इन्होंने जो है वो, आप कह सकते हैं इंटरनल क्राइसिस के बारे में जो है वो बात करी इस डायलॉग के दौरान। नेक्स्ट, ए मोरल मोजाइक, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट और कैंसिल लिमिटेड, पर्पस, पार्टनरशिप्स एंड कोलिशंस ऑफ कन्वीनियंस, डिफाइन अलायंस बिल्डिंग टुडे। मतलब ये बोल रहे हैं कि सभी कंट्रीज के साथ मिल कोलैबोरेशन जो है वो करना पड़ेगा, अलायंस जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। फिर chaotic codes, sovereignty, security, society, technology has arrogated to itself a supranational status that disregards sovereign boundaries and individual spaces, all without the responsibility and care nations and states need to take into account in their operation। जैसे कि आपको गाइस आप पता होगा ऑलरेडी कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो इतनी तेजी से आगे बढ़ गया है कि वो क्रॉस बॉर्डर जो है वो जा चुका है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करते हैं, राइट। तो स्पेस में और आज की डेट में प्राइवेट कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है कि वो स्पेस के प्रोडक्ट जो है वो बनाती हैं। जैसे इलॉन मस्क की बात करें, उसकी कंपनी स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स ने कोई स्पेस का प्रोडक्ट बनाया, और उस जैसे मैं मान लेता हूँ स्पेस सैटेलाइट उसने बनाई, उसकी सैटेलाइट दूसरी कंट्री की सैटेलाइट के साथ अगर क्रैश हो जाए, तो वो कंपनी वर्सेस कंट्री नहीं चलेगा, वो उस कंट्री के अंदर जो कंपनी है, तो कंट्री वर्सेस कंट्री हो जाएगा। मतलब कि जैसे यूएसए का कोई लेना देना नहीं भी होगा इस चीज में, इस हरकत में, और गलती से भी यूएसए के अंदर जो एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, गलती से भी जो है वो उसका मतलब टकरा गई चाइना के साथ या किसी दूसरी कंट्री के साथ, तो यूएसए और चाइना के बीच में नेसेसरली फिर युद्ध चल जाएगा। तो ये भी एक इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। तो इस पर जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता है, ये चीज के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ। फिर परनीशियस पासपोर्ट्स, क्लाइमेट कॉमन्स सिटीजन्स, इन इट्स करेंट फॉर्म ग्लोबलाइजेशन हैज डन इररिवर्सिबल डैमेज टू द ग्लोबल कॉमन्स। तो इन्होंने यही चीज बोली है कि भाई आज की डेट में देखो हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है, ये परनीशियस पासपोर्ट्स, ये टर्म उन्होंने इसलिए जो है वो यूज किया कि लोग जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है वो ट्रैवल करते हैं, इन्वेस्टमेंट आता है, एमएनसीज आता है। समटाइम्स वो पर्टिकुलर जो कंट्री होती है वो पोल्यूशन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट देन टू उस कंट्री को जो है वो फेस करना पड़ रहा है वेरियस इश्यूज, राइट। तो ये चीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस की। ग्रे राइनोस, डेमोक्रेसी, डिपेंडेंसी एंड डेट ट्रैप्स। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो खतरे में जो है वो आ चुका है, राइट। क्योंकि लगातार हम लोग को जो है वो ये इश्यूज जो है वो देखने को मिल रहे हैं, डेट ट्रैप में फंस गया। अभी चाइना का इनडायरेक्ट वॉर, मतलब अटैक यहाँ पर चाइना को देखने को मिला, चाइना के लिए कि चाइना ने जो है वो क्या किया, डेट, कर्जा जो है वो दे रहा है छोटी छोटी कंट्रीज को। श्रीलंका इज द बिगेस्ट एग्जांपल, राइट, कि वो कर्जा कर्जे में रख देता है और उसका फिर कंट्री के अंदर जो है वो पूरा सिस्टम खराब कर देता है, जो कि अभी हम लोग को रिसेंटली देखने को मिला, राइट। कंट्रीज डिपेंडेंट है दूसरी कंट्री के ऊपर, राइट। सप्लाई चेन डैमेज हुआ था, देखो कितनी कंट्रीज को जो है वो नुकसान पहुंचा, राइट। डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है, राइट। तो ये इन मुद्दों के बारे में जो है वो यहाँ पर बातचीत उठाई गई। अब ये चीज जो है ये हालांकि इतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये कुछ पिलर्स हैं जो इन्होंने जो है वो रखे थे, जिसके बारे में एक थोड़ा सा एक आइडिया जो है वो आपको होना चाहिए इन 5 पिलर्स के बारे में। एनीवेज, शलीजा धामी पहली महिला कमांड फ्रंटलाइन इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट यूनिट की। तो इनका सिर्फ नाम आप ध्यान में रखिएगा, ग्रुप कैप्टन शलीजा धामी, राइट। इनको सेलेक्ट किया गया है कि ये फ्रंटलाइन कमांड यूनिट जो हम लोग को
वेस्टर्न सेक्टर के अंदर इंडियन एयरफोर्स की देखने को मिलती है, तो उसको ये टेक ओवर करेंगी। और ये पहली कमांड अपॉइंटमेंट हम लोग को महिला ऑफिसर, वुमेन ऑफिसर की इंडियन एयरफोर्स में देखने को मिल रही है। ग्रुप कैप्टन शलीजा धान जो है, इनको सेलेक्ट किया गया है कमांड फ्रंट लाइन के लिए, राइट, फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट के लिए वेस्टर्न सेक्टर में। पहली बार हम लोग को इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री में ये चीज देखने को मिली है, इसलिए ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 99% जो है वो पूछ सकती है। शलीजा धामी वुमेन ऑफिसर, इनको जो है वो कमांड, वही सेम चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। मिसाइल स्क्वाड्रन वेस्टर्न सेक्टर में ये ऑपरेट जो है वो करेंगी। शलीजा धामी के बारे में बात करें तो ये लुधियाना पंजाब से जो है, इनके पेरेंट्स जो थे वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, इन्होंने डिसाइड कर लिया था बहुत ही जल्दी कि ये इंडियन एयरफोर्स जो है वो ज्वाइन करेंगी, राइट। इनको जो है वो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इन्होंने जो है वो कंप्लीट किया अपना। इनके हस्बैंड विनीत जोशी, ये भी हेलीकॉप्टर पायलट है इंडियन एयरफोर्स में। ग्रुप कैप्टन शलीजा धामी जो है, ये 2003 में जो है वो हेलीकॉप्टर पायलट के तौर पर आई थी और 2800 से भी ज्यादा घंटे इन्होंने फ्लाई किया था, यानी इनके पास फ्लाइंग एक्सपीरियंस 2800 से भी ज्यादा घंटों का है। एक क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर इन्होंने जो है वो फ्लाइट कमांडर हेलीकॉप्टर यूनिट जो वेस्टर्न सेक्टर है वो उसमें जो है वो सर्व किया। आर्म फोर्सेस जो है उसने ओपन अप किया कमांड अपॉइंटमेंट महिला ऑफिसर के लिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद, जजमेंट के बाद। सो विंग कमांडर धामी जो है वो पहली फीमेल पायलट इंस्ट्रक्टर हम लोग को देखने को मिल रही है और वुमेन देखने को मिल रही है जिन्होंने परमानेंट कमीशन जो है वो हासिल किया फ्लाइंग ब्रांच में एयरफोर्स के अंदर, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें तो इंडियन एयरफोर्स जो है इसका जो ये मूव हम लोग को देखने को मिल रहा है जस्ट 2 महीने बाद आया, जब कैप्टन शिवा चौहान इंडियन आर्मी की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की हम लोग को पहली महिला ऑफिसर देखने मिली, राइट। तो याद रखना, इंडियन आर्मी की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की पहली महिला देखने को मिली जिनको डिप्लॉय किया गया दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन में। तो इनका नाम ध्यान में रखना है, दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन में डिप्लॉय होने वाली कैप्टन शिवा चौहान। तो ये इंडियन आर्मी की तरफ से ये एक मूव हम लोग को देखने को मिला था और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स का ये मूव सामने आया। नेक्स्ट पॉइंट, आर्मी ने रिसेंटली कंडक्ट किए इंटरव्यूज और अप्रूव किया पहला बैच ऑफ वुमेन ऑफिसर कमांड अपॉइंटमेंट्स के लिए। इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो शुरुआत कर दी थी 2016 से ही वुमेन फाइटर पायलट्स को जो है वो इंडक्ट करने की, और पहला बैच जो है वो 3 महिला फाइटर पायलट्स का देखने को मिला जो कि आज की डेट में मिग-21 Su-30 MKI और राफेल जैसे जेट्स जो है वो चला रही हैं। 10,000 लगभग 10,500 महिला ऑफिसर हम लोग को देखने को मिल रही है आर्म्ड फोर्सेस में जो है वो सर्व कर रही हैं और मेजॉरिटी जो है वो मेडिकल सर्विस में है। इंडियन आर्मी जो है वहां पर लार्जेस्ट हम लोग को महिलाएं जो है वो देखने को मिलती है, वुमेन ऑफिसर देखने को मिलती हैं, राइट। 1705 है। उसके बाद फिर हम लोग को वुमेन ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स में देखने को मिलती है, फिर इंडियन नेवी में देखने को मिलती है। ये बेसिकली एक डेटा 2022 में पार्लियामेंट में सामने रखा था, तो उस डेटा के अकॉर्डिंग ये फिगर्स है। लेफ्टिनेंट कृति सक्सेना ये पहली जनरेशन आर्मी ऑफिसर है जिन्होंने कंप्लीट करी थी अपनी ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में 2020 के अंदर, और इनको इंडियन मतलब आर्मी एविएशन के अंदर जो है वो शामिल जो है वो कर दिया गया था। एंड ये एक्टिवली पार्टिसिपेंट है काफी सारी एक्टिविटीज के अंदर। इन्होंने जो है वो एक लिटरे फ्लेयर फॉर लिटरेचर बाय बीइंग एन एडिटोरियल मेंबर ऑफ जर्नल्स एट कॉलेज। ओके, कॉलेजेस के अंदर ये जर्नल्स वगैरह जो है वो उन्होंने लेकर आई अपने, और भी दूसरे स्टूडेंट्स को जो है वो मोटिवेट किया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में भी। और उनके कोर्स के दौरान जब ये सर्विस में जो है वो आई तो, और इवन आर्मी ज्वाइन करने से पहले इन्होंने इंडिया को जो है वो रिप्रेजेंट किया था ग्लोबल स्टूडेंट्स फोरम और वर्ल्ड इंजीनियरिंग एजुकेशन फोरम में 2 बार, इटली और साउथ कोरिया में, राइट। तो ये एक चीज है, मतलब कुल मिलाकर ये दूसरे बच्चों को भी जो है वो मोटिवेट करती थी। अब इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर इसके 2 3 4 फैक्ट जो है वो बस आप ध्यान में रखिएगा, राइट, मेंस में लिखने के लायक। और दूसरी चीज, आपको शलीजा धामी का नाम तो आपको ध्यान में रखना ही है, राइट, कि ये इंडियन एयरफोर्स में जो है वो वेस्टर्न वैसे वेस्टर्न कमांड आपसे पूछेंगे नहीं, वेस्टर्न सेक्टर आपसे पूछेंगे नहीं, बट ध्यान में रखना कि वेस्टर्न एरिया पर, वेस्टर्न सेक्टर पर फ्रंट लाइन कमांड यूनिट में जो है वो ये शामिल हो गई है, राइट। बस नेक्स्ट न्यूज, दुनिया की पहली 200 मीटर लंबी बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली ये इंस्टॉल हुई है नागपुर के अंदर। बैम्बू क्रैश बैरियर क्या होता है, आपने रोडो हाईवे की साइड में देखा होगा। एक वो रहता है, मतलब लगे रहते हैं लोहे वगैरह के
हम लोग को देखने को मिलता है कि साइड में जो है वो लगे रहते हैं, राइट? क्या बोलते हैं उसको, डिवाइडर नहीं बोलेंगे, मतलब ऐसी कुछ क्रैश बैरियर ही बोलते हैं वैसे उसको, कि गाड़ी जो है वहां पर जो है वो टकराए तो उस तरफ जो है वो ना जाए, गिरे नहीं, उस तरफ जाकर रोके, यानी कि रोकने के लिए जो है वो काम करती है, राइट? तो ये चीज है। तो अब ये जो इस प्रकार के बैरियर है, क्रैश बैरियर, वो बैम्बू के बनाए जा रहे हैं, राइट? तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकम्पलिशमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है आत्मनिर्भर भारत को अचीव करने के लिए, जिसमें हम दुनिया की पहली 200 मीटर लंबी बैम्बू क्रैश बैरियर जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। और वानी बरोड़ा हाईवे विदर्भ में महाराष्ट्र के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये चीज हो रही है नागपुर में। ये बैम्बू क्रैश बैरियर जो है, बताया जा रहा है इसका नाम रखा गया बाहुबली, राइट? और काफी इसकी टेस्टिंग भी जो है वो कई बार जो है वो हुई है, रिगरस टेस्टिंग इसकी हुई है अलग अलग गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि नेशनल ऑटोनॉमस टेस्ट ट्रैक्स में, राइट? जो कि हम लोग को इंदौर में देखने को मिलता है। इसने क्लास 1 रेट जो है वो प्रोवाइड किया। फायर रेटिंग टेस्ट जो कंडक्ट हुआ था सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में रूरकी के अंदर, राइट? तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। इंडियन रोड कांग्रेस से इसको मान्यता मिली है। रिसाइकलिंग वैल्यू जो है वो बैम्बू बैरियर की वो 50 टू 70% है, गजब। और स्टील बैरियर की रिसाइकलिंग वैल्यू जो 30 टू 50% ही होती है मात्र। ये फैक्ट आप ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बैम्बू स्पीसीज जो है वो उपयोग की जा रही है इस बैरियर को बनाने के लिए, बैम्बू बेलकुआ, तो बैम्बू बालकुआ, इस प्रजाति का उपयोग किया जा रहा है बैम्बू की, राइट? और इसको जो है वो ट्रीट किया जा रहा है क्रियोसॉट ऑयल के साथ, और इसकी कोटिंग जो है वो की जा रही है रिसाइकल्ड हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन के साथ। तो अब इतना डिटेल मत जाना, स्पीसीज का नाम बस ध्यान में रखना। ये रिमार्केबल अचीवमेंट हम लोग को बैम्बू सेक्टर के अंदर देखने को मिल रहा है, और इंडिया का रिमार्केबल अचीवमेंट है एज अ होल कि इंडिया ने अपना फ्रेश बैरियर तैयार कर लिया बैम्बू से। पूरे दुनिया भर के लिए भी एक मैसेज है कि हम किस प्रकार से जो है वो मतलब एक एनवायरमेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट जो है वो बना सकते हैं, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। देखो एग्रीकल्चर फ्रेंडली इंडस्ट्री भी हम लोग को देखने को मिल रही है जो तैयार हो रही है, ठीक है। सुरेखा यादव पहली लोको पायलट एशिया के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। वंदे भारत वाली है क्या ये? यस, इनके बहुत सारे वीडियोस भी जो है वो आपने देखे होंगे। सुरेखा यादव ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट देखने को मिल रही है सेंट्रल रेलवेज के अकॉर्डिंग। ये पहली फीमेल हम लोग को देखने को मिल रही है जिन्होंने जो ऑपरेट कर रही है न्यूली इंट्रोड्यूस सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। 13 मार्च 2023 को इन्होंने सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है वो चलाई थी शोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच में, मुंबई के अंदर जो है। और ट्रेन जो है वो शोलापुर स्टेशन से जो है वो राइट टाइम पर डिपार्ट हुई थी 13 मार्च को। और सीएसटी बोलते हैं ना इसको, तो सीएसटी स्टेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, वहां पर 5 मिनट पहले ही जो है वो पहुंच गई। सेंट्रल रेलवे ने जो है वो एक रिलीज के दौरान कहा कि कंप्लीशन ऑफ मोर देन 450 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी, यादव वॉज फेलिसिटेटेड एट प्लेटफॉर्म नंबर 8 एट सीएसटी। तो सीएसटी के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर ये रोकी, उनका जो है वो सम्मान वगैरह किया गया। तो सुरेखा यादव, अब इनके बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन है, तो ये हमारे लिए जो है वो उतनी कुछ खास काम की नहीं है। की फैक्ट्स के बारे में जो है हम लोग चर्चा करें, सेंट्रल रेलवे इन्होंने लॉन्च करी है 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, सीएसटी शोलापुर और सीएसटी साईनगर शिरडी रूट के बीच में, राइट? और इसको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने झंडी दिखा दी थी 10 फरवरी 2023 को। इनका मोस्ट चैलेंजिंग रोल जो था सुरेखा यादव जी का, वो था घाट ड्राइवर्स, वेस्टर्न घाट रेलवे लाइन के जो हम लोग को घाट ड्राइवर देखने को मिलते हैं ना, तो 2010 में इनका काफी चैलेंजिंग रोल हम लोग को जो है वो देखने को मिला था। When the ladies special local train were introduced by then railways minister Mamta Banerjee in April 2000, Surekha was the first motor woman driving it। तो देखिए सुरेखा जी ने लेडीज स्पेशल लोकल ट्रेन भी जो है वो चलाई है, और अब वंदे भारत ट्रेन भी जो है उन्होंने चलाई है। मई 2011 was when she was promoted as an express male driver। तो मेल ड्राइवर यानी कि मालगाड़ी चलाने वाली। एंड ऑल्सो when she began teaching at the drivers training center in कल्याण। तो ये पढ़ा भी रही थी, मतलब स्टूडेंट्स जो नए हम लोग को देखने को मिलते हैं, नए रिक्रूट हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। बस इतनी सी चीज थी जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंडिया की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक की शुरुआत होती है न्यू दिल्ली के अंदर।
तो इंडिया की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक ये हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट? और ये साचर भवन और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ऑफिस जो न्यू दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, उनके बीच में ये क्वांटम लिंक जो है वो क्रिएट किया है। अच्छा, पता है आपको डिफेंस डीआरडीओ के लिए भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डीआरडीओ ने जो है वो डेवलप करा था इसी प्रकार का कम्युनिकेशन के लिए एक क्वांटम यही टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। तो इसमें होता क्या है, विदाउट एनी वायर, विदाउट एनीथिंग, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। और वो ऐसा कम्युनिकेशन होता है कि वो इतना सिक्योर्ड होता है, ये बेसिकली फोर्सेस के लिए तैयार किया गया था, क्योंकि ये क्वांटम टेक्नोलॉजी के बेस से इतना सिक्योर होता है कि उसको आप डिक्रिप्ट कर ही नहीं सकते। आपको शायद याद आ रहा हो, पहले मैंने आप लोग को ये चीज पढ़ाई थी। एनीवेज, तो उसी प्रकार का ये हम लोग को एक देखने को मिल रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग के बेस पर। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने अनाउंस किया है प्राइज मनी 10 लाख रुपए का एथिकल हैकर्स के लिए जो ब्रेक कर सकते हैं एन्क्रिप्शन। देखो, ये बेसिकली एक प्रैक्टिस जो होती है उसको हम बोलते हैं, आपने सुना होगा, एक हैकर्स होते हैं ना, अपन क्या नाम देते हैं उनको, एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग आपने जो है वो सुनी होगी। एथिकल हैकिंग का मतलब ऐसे हैकर्स होते हैं जो बेसिकली सॉफ्टवेयर्स की जांच करने के लिए या किसी पर्टिकुलर जो फ्रेमवर्क है कि वो कमजोर कितना है उसको तोड़ने के लिए काम करते हैं। कि मतलब उनका पर्पस ये नहीं होता कि अंदर से कुछ चीज चुराना, उनका पर्पस ये होता है कि उस प्लेटफॉर्म के अंदर लूप होल्स जो है, उस प्लेटफॉर्म के वो बंदा जो होता है ना, मतलब जिसने बनाया है डेवलपर, तो उसको जो है वो बता देना। तो ये होती है एथिकल हैकिंग। तो इस बोला जा रहा है एथिकल हैकर्स को कि भाई 10 लाख रुपए देंगे, इसको आप जो है वो तोड़ के दिखाओ, इसका कम्युनिकेशन लीक करके दिखाओ। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और एक हैकेथन चैलेंज भी जो है वो लॉन्च किया गया कि कोई भी सिस्टम को जो है वो जिसको डेवलप किया है सी डॉट ने, तोड़ता है तो उसको 10 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे एक ब्रेक पर, यानी कि एक लूप होल फाइंड आउट करने पर 10 लाख। ठीक है। वन सच एग्जाम्पल इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन फार्मास्यूटिकल स्टार्टअप Orensa that collaborate with Polaris Quantum Biotech, a company that deploys quantum computing for drug development. Or two companies had embarked on a project to tackle triple negative breast cancer, which is more aggressive and fewer treatment options, right? With Polaris's quantum platform and Orensa's स्मार्टर इंजन एंड ह्यूमन डिजीज डेटा। तो देखो, इस प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी हम लोग को हेल्थ सेक्टर में भी जो है वो देखने को मिल रही है। नए नए स्टार्टअप्स जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, जैसे कि ये ब्रेस्ट कैंसर जैसी चीजों को भी जो है वो टैकल कर सकते हैं। इसमें भी इन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग का जो है वो उपयोग किया था ड्रग्स डेवलपमेंट में। तो ये बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में भी एक एक्स्ट्रा चीज जो है वो बताई जा रही है। अब ये क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क है क्या? तो क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क जो है वो उपयोग करता है क्वांटम फिजिक्स का, राइट, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में, और सिक्योर मेथड प्रोवाइड कराता है, राइट। जैसे जो मैंने भी आपको बताया कि आर्म फोर्स के लिए भी एक इस प्रकार की टेक्नोलॉजी जो है वो लाई गई थी। क्वांटम कम्युनिकेशन जो है वो रिलाय करता है क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉपर्टीज के ऊपर, और ये हार्ड बना देता है कि भाई कोई भी इसको हैक नहीं कर सकता, इस कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। इसको इस टेक्नोलॉजी के पास पोटेंशियल है रिवॉल्यूशन लाने का, राइट, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर, कि टेलीकॉम इंडस्ट्री फास्टर हो, एफिशिएंट और सिक्योर कम्युनिकेशन वाली हो। अब हेल्थ केयर सेक्टर में हम लोग को देखने को मिलता है कि कोई भी बीमारी है या कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो उसके अर्ली डायग्नोसिस के लिए, यानी कि पहले से ही जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पता लगा जा सके, राइट, तो उसके लिए भी क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग जो है वो किया जाता है, राइट। ठीक है। सीटी स्कैन जैसे होते हैं, एक्सरे जैसे होते हैं, तो ये दो कंपनीज जो हम लोग को देखने को मिली थी, जिनके बारे में मैंने भी आपको बताया था, इन्होंने जो है वो प्रॉमिसिंग लीड जो है वो जनरेट करी फ्यूचर ड्रग डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली कैंसर के लिए, कि कैंसर को जो है क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से जो है वो ठीक कर पाएंगे, उसकी मदद से दवाइयां जो है वो बना पाएंगे। ठीक है। बस इतनी सी चीज है जिसके बारे में आपको जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये ऐसी चीज है जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिसिन, साइबर सिक्योरिटी, इन सब एरियाज पर क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत हेल्पफुल जो है वो होने वाली है। अब क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में बात करें तो ये इनसे रिलेटेड फैक्ट ध्यान में रखना कि 158 मिलियन टाइम्स फास्टर होते हैं आज की डेट के सुपर कंप्यूटर से। तो हमारे जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनसे भी 158 टाइम्स ज्यादा फास्टर जो होते हैं वो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं, पहला पॉइंट। इसका मतलब ये है कि जो सुपर कंप्यूटर जो है वो आज की डेट में जो प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं, दिस मी मतलब एज कंपेयर टू
जैसे कि क्वांटम कंप्यूटर एक प्रॉब्लम को जो है वो 4 मिनट में लगभग जो है वो सॉल्व कर देगा, राइट? या फ्यूचर की प्रॉब्लम को, राइट? ये आज की डेट में देखो लिखा है कि taking a supercomputer of today 10,000 years to solve is solved by quantum computer of the future in the 4 minutes. तो एक क्वांटम कंप्यूटर 4 मिनट में एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जो बड़ी प्रॉब्लम को एक सुपर कंप्यूटर 10,000 सालों में सॉल्व करता है। तो सोचो इतना फास्टर है क्वांटम कंप्यूटर। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया इसकी फास्ट को ध्यान में रखते हुए। दूसरा पॉइंट, 2021 में ग्लोबल क्वांटम कंप्यूटिंग मार्केट साइज की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 470 मिलियन यूएस डॉलर है रही है 2021 में, और एक्सपेक्टेशन ये है कि 1765 बिलियन यूएस डॉलर ये जो है वो हो जाएगी 2026 तक, राइट? तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग स्टार्टअप जो है इट हैज आल्सो सीन एन इंक्रीज इन फंडिंग, इसको फंडिंग भी मिलना जो है वो शुरू हो गई। अब ये सब चीजें उतनी कुछ खास काम की नहीं, बस क्वांटम कंप्यूटर के पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग जो बात करेंगे वो है एएफ इंडेक्स के बारे में, यानी कि इंडिया अफ्रीका मिलिट्री ड्रिल, ये हम लोग को देखने को मिल रही है 2023 में पुणे में शुरू हुई। तो अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एएफ इंडेक्स ये हमें देखने को मिलती है। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और अफ्रीका के बीच में होती है, और इंडिया और वेरियस अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में होती है, राइट? 2 वीक की लंबी है अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, हम लोग को एएफ इंडेक्स देखने को मिला, राइट? ये अभी खत्म हुई थी। फॉरेन ट्रेनिंग नोड इसका पुणे के अंदर हम लोग को देखने को मिला था, तो पुणे में ये एक्सरसाइज हुई 2023 की, और ये दूसरा एडिशन हम लोग को जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में देखने को मिला। अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट हुई थी मार्च 16 से 29 मार्च के बीच में, राइट? एफ इंडेक्स एक्सरसाइज जो है इट हैज सेट द टोन फॉर इंक्रीज कोलैबोरेशन। अब देखो इंडियन और अफ्रीकन आर्मी के बीच में कोलैबोरेशन बढ़ गया, पार्टनरशिप जो है वो बढ़ गई। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है इस एक्सरसाइज का कि हम लोग जो है वो एक अच्छे रिलेशन, मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर करें, राइट? एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो शेयर करें, अडॉप्ट करें, साथ में मिलकर वेरियस प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकें, और दूसरे ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन, पीस कीपिंग ऑपरेशंस जो यूनाइटेड नेशन के हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इसमें जो है वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके जो है वो आगे बढ़ सकें, वेरियस ऑपरेशन कर सकें। दूसरा एडिशन ये हम लोग को अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का देखने को मिला, जो कि महाराष्ट्र के अंदर पुणे के अंदर हम लोग को देखने को मिला, राइट? पार्टिसिपेशन में 124 मेंबर हम लोग को 25 अफ्रीकन कंट्रीज के देखने को मिले, और ट्रूप्स हम लोग को 25 अफ्रीकन कंट्रीज के देखने को मिले। इंडियन साइड से इंडियन सिख, मराठास, महर रेजिमेंट हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली। एफ इंडेक्स 2023 का महत्व जो है वो क्या है, तो वो जो मैंने भी आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि हम लोग जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस कंडक्ट करेंगे, राइट? तो काफी सारी चीजें अफ्रीकन कंट्रीज और इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेस है वो मिलकर कोलैबोरेट करके जो कंडक्ट करती हैं काफी सारी चीजें, तो उसमें बेनिफिट जो है वो मिलेगा, बस वही है और कुछ नहीं है। अब बात की जा रही है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री यादव जी ने लॉन्च किया अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जो कि एक मेजर इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। 5 किलोमीटर बफर एरिया हम लोग को अरावली हिल रेंज का देखने को मिलता है ना, जहां पर अरावली हिल रेंज है उसके 5 किलोमीटर का बफर एरिया, बफर यानी कि जैसे कि ये अरावली हिल रेंज है, इसके 5 किलोमीटर के मतलब इसके जस्ट बाद का 5 किलोमीटर एरिया 4 स्टेट्स के अंदर बताया ये जा रहा है कि उनको जो है वो ग्रीन करना है, मतलब वहां पर एफॉरेस्टेशन वगैरह जो है वो करना है। और ये फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज 4 स्टेट्स एट अ फंक्शन ऑर्गेनाइज टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट एट टिकली विलेज इन हरियाणा। तो हरियाणा के अंदर इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट को सेलिब्रेट करने के पर्पज के लिए लाया जा रहा है। और प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन के तहत हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट? वही है कि इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर हम लोग को यानी कि अरावली जो हिल्स है उसके 5 किलोमीटर का बफर एरिया, 5 किलोमीटर याद रखना, वहां पर ये फॉरेस्टेशन वगैरह करना है, ग्रीनरी जो है वो करनी है, वो ये हम लोग को देखने को मिल रही है। और कौन सी 4 स्टेट्स हैं जहां पर अरावली हम लोग को हिल्स देखने को मिलती है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली। ये प्लान को इंस्पिरेशन मिली है अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से। तो याद रखना ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है वो किसका है? अफ्रीका का हम लोग को देखने को मिल रहा है। और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है वो किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है, राइट? ठीक है। सेनेगल से लेकर जिबूती तक ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो उन्होंने चलाया था 2007 में।
और ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था अफ्रीकन यूनियन ने, और किस पर्पस के लिए, जो लैंडस्केप जो डिग्रेड हो गया है, जो सड़ गया, खराब हो गया है, राइट, जहां पर हम लोग को डिफॉरेस्टेशन देखने को रहा था, वहां पर वापस से प्लांटेशन जो है वो करने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था, ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ठीक है। और अरावली माउंटेन रेंज और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो देखो, अरावली ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन हम लोग को दुनिया भर में देखने को मिलती है। 800 किलोमीटर के आसपास की एरिया की है, गुजरात से दिल्ली तक जो है वो फैली हुई है, राइट। और हाईएस्ट पीक जो है वो अरावली रेंज की हम लोग को गुरु पीक देखने को मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट, माउंट आबू पर है, गुरु पीक माउंट आबू पर हाईएस्ट रेंज हम लोग को, अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक हम लोग को देखने को मिल रही है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है वो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का एक पार्ट है। तो किस कौन सी मिनिस्ट्री इस प्रोजेक्ट के पीछे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ध्यान में रखना। इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि ग्रीन कॉरिडोर जो है वो क्रिएट करना, लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, जो जमीन खराब होती जा रही है, डेजर्टिफिकेशन जो हो रहा है, यानी कि जिस एरिया पर एक समय प्लांट हुआ करते थे, आज की एरिया में पूरी बंजर जमीन है, तो उसको दोबारा से ठीक करना है। प्रोजेक्ट के अंदर काफी सारी चीजें जो है वो इंक्लूडेड है, जैसे कि हम लोग को प्लांट करना है, मतलब कि पेड़ पौधे जो है वो लगाने हैं, राइट, अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां हैं, ट्रीज हैं, शर्ब्स हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, जो फॉरेस्ट लैंड डिग्रेड हो गया है वहां पर लगाना है, रिस्टोर करना है, रेजुविनेट करना है सरफेस वाटर बॉडीज को, यानी कि भाई वाटर लेवल भी जो है वो ऊपर लेकर आना, और ये पॉसिबल तभी है प्लांटेशन वगैरह के थ्रू, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। अब इससे ये भी फायदा होगा कि जो आजीविका है लोकल कम्युनिटीज की, वो भी बेटर होगी। इनिशियल फेज में 75 वाटर बॉडीज जो है उनको रेजुविनेट किया जाएगा, उनको ठीक किया जाएगा दोबारा से, राइट। और 5 वाटर बॉडीज है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट जो अरावली लैंडस्केप की देखने को मिलती है वहां पर ठीक करना है। और डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का है, इसके अकॉर्डिंग, अब देखो ये क्या है, एक एटलस है। कौन सा एटलस ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो बताता है कि हमारी कंट्री में कौन सी स्पेस के अंदर डिग्रेडेशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन, जमीन जो है वो बंजर हो गई है, डिफॉरेस्टेशन हो गया है, मतलब कि या डेजर्टिफिकेशन हो गया है, मतलब कि जहां पर एक समय पर प्लांट हुआ करता था, आज की डेट में बंजर हो गई जमीन पूरी। तो इसरो ने ये डेटा जो है वो निकाला, तो इसमें बताया गया कि 97.85 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि इंडिया की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 29.7% एरिया जो है वो लैंड डिग्रेडेशन में जा चुका है 2018-2019 में। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये अपने पास अलग से नोट करके रख लो कि इंडिया का 29.7 एरिया ये लैंड डिग्रेडेशन में जो है वो जा चुका है, और ये 2018-2019 में ये रिपोर्ट हम लोग को, मतलब यानी कि ये डेटा जो है वो 2018-2019 की का है। क्या ऑब्जेक्टिव है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के? तो एक तो पहली चीज तो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बहुत तेजी से जो ये डेजर्ट बढ़ रहा है ना, थार डेजर्ट, इसका एक्सपेंशन हो रहा है, उसको रोकना है। अब आप बोलोगे डेजर्ट को रोकना है, अरे भैया नए एरिया जहां पर प्लांट हुआ करते थे वो पूरे खत्म हो चुके हैं, बंजर हो गई ये चीजें, और डेजर्ट बढ़ता जा रहा है। और लैंड डिग्रेडेशन, जमीन को खराब होने से बचाना है। और ये कैसे पॉसिबल होगा? ये ऑब्वियस सी बात है कि हम ग्रीन बैरियर्स बनाएंगे, प्लांट्स लगाएंगे, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेंगे, डेजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट करेंगे, डस्ट स्टॉर्म्स जो तूफान आते हैं डस्ट के, उसको हम लोग को रोकना है। ये ग्रीन वॉल जो है वो हेल्प करेगी कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, प्लांट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो इनटेक करता है, पढ़ा है ना आपने बचपन में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो आप प्लांट लगाओगे तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन होगा, राइट, क्लाइमेट चेंज में रुकावट आएगी, राइट, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, इकोसिस्टम सर्विस बढ़ेगी, क्योंकि प्लांट्स वगैरह लगाओगे तो और उस प्लांट्स को खाने के लिए और दूसरी स्पीसीज आएंगी, तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप प्रमोट करोगे, आजीविका अपॉर्चुनिटी मिलेंगी लोगों को, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी मिलेंगी लोकलाइट्स को, राइट, एफॉरेस्टेशन करके, एग्रो फॉरेस्ट्री करके, वाटर कंजर्वेशन करके लोगों की इनकम जनरेट होगी, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, फूड सिक्योरिटी और वेरियस सोशल बेनिफिट जो है वो लोगों को मिलेगा, राइट। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना। ये प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा काफी सारे स्टेक होल्डर के द्वारा, जैसे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट करेंगे, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज करेंगी, लोकल कम्युनिटीज करेंगी, राइट। और पर्याप्त फंडिंग, टेक्निकल स्किल, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, पब्लिक अवेयरनेस, इसकी जो है वो आवश्यकता है इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और कोई भी प्रोजेक्ट है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इन चीजों की आवश्यकता है, नोट डाउन कर सकते हो। और जैसे काफी सारे इंडिया ने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स करके रखे हुए हैं, जैसे कि यूएनसीसीडी में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन में, सीबीडीज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएनएफसीसीसी युनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये सब जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है हमारे, तो इस पर्टिकुलर ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के थ्रू ये कमिटमेंट्स भी जो है वो फुलफिल होंगे, और इंडिया की इमेज जो है वो एज अ ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर कर आएगी, राइट। तो ये चीज है।
राजस्थान जो है वो पहली स्टेट बन गई है जो जिसने पास किया है राइट टू हेल्थ बिल। तो ये फैक्ट आपको पता है ऑलरेडी, हमने पहले कवर कर चुके हैं हालांकि इस फैक्ट को। तो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया है राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल 2022, जहां पर राजस्थान स्टेट के जो लोग हैं उनको जो है वो इमरजेंसी सर्विस जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर मिलेगी बिना कोई प्री पेमेंट किए। बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है अभी मेरे ख्याल से 2022 में, ओके, इंट्रोड्यूस किया गया था 2022 में, फिर एक सेलेक्ट कमेटी को जो है वो भेज दिया गया था और फाइनली पास कर दिया है। तो राइट टू हेल्थ बिल के अकॉर्डिंग जो भी पेशेंट हम लोग को इमरजेंसी केस में देखने को मिलते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, स्नेक बाइट हो गया, एनिमल बाइट हो गया या कोई भी दूसरी इमरजेंसी के दौरान, तो उनको जो है वो बिना प्री पेमेंट के जो है वो उनका पहले इलाज जो है वो किया जाएगा। राइट, तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, मतलब पहले ट्रीटमेंट बाद में पैसा। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। रेक्यूसेट फीस जो है वो रीइंबर्स जो है वो कर दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अगर पेशेंट जो है वो पे नहीं कर पा रहा है तो। और कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो ट्रीटमेंट को जो है वो डिले नहीं करेगा इस ग्राउंड पर कि हाँ यार पुलिस रिपोर्ट नहीं आई है, पुलिस क्लियरेंस रिसीव नहीं हुआ है। जैसे होता है ना कि भाई एक्सीडेंट वगैरह केस होता है, डॉक्टर जब तक टच नहीं करते जब तक पुलिस वहां पर ना पहुंचे या पुलिस ले कर रहा है, तो वो लिए एक चीज हम लोग को देखने को मिलती है। हाँ, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है वो जानबूझकर जो है वो इस कानून के प्रोविजन का उल्लंघन जो है वो करता है, तो उसको जो है वो 10,000 रुपए का फाइन लगेगा पहली बार उल्लंघन करने के लिए, और 20,000 रुपए तक का फाइन जो है वो बाद में उल्लंघन करने के लिए उसके ऊपर लगाया जाएगा। और कुछ कंप्लेन्स हैं कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर रहे थे चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत, डिस्पाइट पेशेंट जो है उसके पास चिरंजीवी कार्ड था। राइट, तो ये एक इश्यूज, ये कंप्लेन्स हम लोग को जो है वो देखने को मिली थी। राइट, स्टेट जो है वो एक मॉडल स्टेट बन गई है हेल्थ की फील्ड में, और 7% बजट जो है वो खर्च किया जा रहा है राजस्थान के अंदर हेल्थ के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लिखेंगे मेंस में। और राइट टू हेल्थ जो है ये बेसिकली इंटरेस्ट हम लोग को पब्लिक का जो है वो देखने को मिलता है, मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट में है ये, मतलब इन द सेंस की पब्लिक के हित में है ये। और स्टेट गवर्नमेंट जो है इसने ये बिल भेजा था सिलेक्ट कमेटी को कि वो जो है वो सजेशन जो है वो रिकमेंडेशन जो है वो प्रोवाइड करा। अभी इन लोगों ने ये पास कर दी, और राइट टू हेल्थ तो आर्टिकल 21 का भी एक हिस्सा है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। अब देखो अंडर ओथ दूसरी शिप हम लोग को ASWSWC GRSE प्रोजेक्ट की देखने को मिल रही है। मतलब अंदरों जो है वो सेकंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो क्राफ्ट प्रोजेक्ट की शिप जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसको बनाया किसने है, GRSE ने बनाया है इंडियन नेवी के लिए। और इसको 21 मार्च 2023 को जो है वो लॉन्च किया गया था। और गार्डन रीच GRSE मतलब कि गार्डन रीच शिप बिल्डर, राइट, एंड इंजीनियर्स GRSE, तो कोलकाता के अंदर जो है वो इसको लॉन्च किया गया। राइट, तो बस आपको तो अंड्रोथ ये नाम ध्यान में रखना है, और दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सबमरीन वॉरफेयर शिप ये हम लोग को बस देखने को मिल रही है, दैट्स इट, और कुछ नहीं इस टॉपिक के अंदर। शिप जो है हुगली नदी वगैरह, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। हुगली रिवर वगैरह कहाँ पर है तो आपको ऑलरेडी पता है। राइट, ठीक है। अभय क्लास कॉर्वेट्स हम लोग को इंडियन आर्मी के अंदर, सॉरी इंडियन नेवी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है, कस्टमाइज्ड वेरिएंट हम लोग को सोवियत पॉक क्लास कॉर्वेट्स के जो है वो देखने को मिल रहे हैं, मतलब वही वेसल्स शिप, एंटी सबमरीन वॉरफेयर पेट्रोलिंग वाली। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। कुछ शिप जो है वो इस क्लास की हैं, जैसे अभय, अजय, अक्षय और अग्रय। तो ये बस थोड़ा सा बस ध्यान में रख लेना, वैसे ये उतना डिटेल में आप लोग से पूछेंगे नहीं। ठीक है, बस। तो ये लास्ट टॉपिक था गाइस हमारा, और टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां पर मैं इसकी पीडीएफ जो है वो फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो आपको वहां से इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। और लाइव सेशन के लिए हमारी एप्लीकेशन को आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, चलिए, चलो अब साइन ऑफ करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। 8:30 बजे भी आपकी जीएस की क्लास जो है वो लगेगी, और द हिंदू की क्लास शायद आज नहीं लगेगी, कल और आज कल की, आज की और कल की, मतलब यस्टरडे टुडे टुमारो, इसकी अपन कल कर लेंगे। हाँ उषा, डेली 7 बजे रखेंगे अपन क्लास, मैंने डिसाइड कर लिया है।
बाय चांस कभी द हिंदू नहीं हो पाएगा तो आपकी ये वाले इश्यूज मैं आप करवा दूंगा। वैसे तो आपकी 2 क्लास लगनी है, एक स्पेशल क्लास और एक हिंदू वाली क्लास। हाँ, करंट अफेयर्स ऐसे ही होगा। इसके बाद नेशनल के बाद इंटरनेशनल न्यूज कल करेंगे अपन। ठीक है। चलिए साइन ऑफ करता हूं मैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हिंदू की पीडीएफ क्लास जो है वो अभी अभी तो बताया रविंद्र, पूरा सुनते नहीं हो, आधा अधूरा सुनते हो। अभी बोला कि शायद आज नहीं होगी। करंट अफेयर्स की डेली 2 क्लास होंगी। वो अलग मिलेगा नित्या, वो वाले नोट्स अलग मिलेंगे, ये अलग मिलेगा। मतलब करंट अफेयर्स थोड़ा वास्ट कर दिया हमने। द हिंदू, ये वाले नोट्स अलग, अपने नोट्स अलग। तो वो चीज जो है वो अलग से करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था एक दिन कि हम थोड़ा सा करंट अफेयर्स को और थोड़ा सा डेप्थ में लेकर जा रहे हैं 2024 एग्जाम को जो है वो ध्यान में रखते हुए। क्योंकि अब थोड़ा कनेक्ट किया है। आवाज आ रही है? अरे हाँ, वो अभी लाइट चली गई यहाँ पे तो इंटरनेट बंद हो गया था। तो मोबाइल से भी कनेक्ट किया है। हाँ, मोबाइल से कनेक्ट किया है अभी इंटरनेट। ठीक है, चलो फिर अब मैं साइन ऑफ करता हूँ। तो आपकी थोड़ा सा अपन, मैं बता रहा था आपको कि हमने करंट अफेयर्स को थोड़ा सा वास्ट कर दिया है, और ये जरूरी भी था फॉर योर प्रिपरेशन। चलो, जय हिंद।